तो स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और चर्चा ये है कि नाटो ने कहा है कि वो युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, प्रोवाइडेड एक बार रशिया केमिकल वेपन का उपयोग कर ले। क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम आपको बताते हैं। हाल ही में बाइडेन के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है और जब ये स्टेटमेंट आया है उस समय से एकदम मार्केट में फिर से नाटो और अमेरिका की एंट्री हो गई है। फिलहाल यूक्रेन युद्ध को 1 महीना पूरा होने जा रहा है और इस बीच में किसी भी तरह से कोई भी समझौता होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। नाटो जहां पर पूरी तरह अभी तक तटस्थ बन करके युद्ध को देख रहा था, हालांकि इसी की वजह से सारा मामला बिगड़ा था, लेकिन फिलहाल के लिए नाटो ने कहा है कि वो रेस्पॉन्ड करेगा यदि रशिया ने केमिकल वेपन का यूक्रेन पर उपयोग किया। ऐसा जो बाइडेन के द्वारा हाल ही में कहा गया है। और दूसरा बड़ा रिमार्क जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है और वो ये है कि प्रेसिडेंट ने कहा है, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने, कि हम इन्हें G20 ग्रुप ऑफ 20 नेशन से भी बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने थर्सडे को ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, वहां पर हुई एक अर्जेंट नाटो की बैठक के अंदर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने जो शायद पहली बार कुछ ढंग का काम किया है वो ये है कि 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनियन जो लोग हैं उन्हें अपने यहां पर रहने के लिए परमिशन देगा, यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा। तो ये खबर अमेरिका से तो जुड़ी है ही, साथ में युद्ध के अंदर एक नई दिशा देती हुई दिखाई पड़ती है। क्या था बयान, आप भी सुनिए। Have you gathered specific intelligence that suggests that President Putin is deploying these weapons, moving them to position, or considering their use? And would the U.S. or NATO respond with military action if he did use chemical weapons? You know, on the first question, I can't answer that. I'm not going to give you intelligence data, number one. Number two, we would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. And then also, do you think that Russia needs to be removed from the G20? On the latter point, my answer is yes. That depends on the G20. That was raised today, and I raised the possibility if that can't be done, if Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, ask to have both Ukraine be able to attend the meetings. Because you're heading to Poland tomorrow, do you think that getting a first-hand look at the effects of this war on these millions of Ukrainians who have fled their country could change the way that you might respond? I don't think so, because I've been to many, many war zones. I've been in refugee camps. I've been in war zones for the last 15 years, and it's devastating. And those who have made it across the border, I plan on attempting to see those folks, as well as I hope I'm going to be able to see, I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a lot of people. Real threat of chemical weapons being used. Have you जैसा gathered कि आप सबने सुना कि इन्होंने के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बाइडेन ने 3 बातें कही हैं। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि यदि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने केमिकल वेपन का उपयोग किया तो नाटो की इस बैठक में, जो कि थर्सडे को आयोजित की गई थी, इसमें बाइडेन ने कहा कि यदि उन्होंने केमिकल वेपन का उपयोग किया यूक्रेन के ऊपर तो नाटो रेस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। दैट मीन्स अब वो वाली लाइन खत्म हो जाएगी यूक्रेन के ऊपर से कि यूक्रेन नाटो मेंबर नहीं है तो हम मदद ना करें। या फिर एक तरह से देखो, अब 2 बातें यहाँ पर निकल के आती हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब ये रशिया को उकसा रहे हैं कि तू यार केमिकल वेपन भी यूज़ कर ले, क्योंकि पहले भी इसी तरह का मोटिवेशन दिया गया था और परिणाम निकला कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर चढ़ाई कर दिया और नाटो भाग गया। अब कहीं सर ये दोबारा कह रहे हैं कि तुमने अगर केमिकल वेपन यूज़ कर लिया तो तुम हमारे मतलब हम तुम्हारे साथ में युद्ध करने के लिए आ जाएंगे। इनका भरोसा तो कुछ है नहीं, करने आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि नाटो की बैठक के अंदर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संगठन है ऐसे देशों का जो कि एक साथ में कभी भी युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, साथ साथ अपने हितों की सुरक्षा करते हैं। साथ में दूसरी बात जो यहाँ पर निकल के आई वो ये है कि G20 मेंबर्स में से निकालने की बात चल रही है। ये G20 आफ्टर ऑल है क्या, चलिए मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। हालांकि युद्ध के अपडेट में मैंने आपको कई न्यूज़ सुनाई है जिसमें से ये भी बताया है कि रूस जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर तरह तरह के
शस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है, बम गोले बरसा रहा है। लेकिन इसी बीच में अब चूंकि G20 चर्चा में आ गया है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लीजिए। G20 एक ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, असल में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये कुल मिलाकर के एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम G20 है। इसका कहीं भी कोई स्थापित मुख्यालय नहीं है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में की गई थी। उस समय थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति थोड़ी सही नहीं थी दुनिया के अंदर, तब इसका निर्माण किया गया था। भारत भी इसका सदस्य है, चीन भी इसका सदस्य है और रशिया भी इसका सदस्य है। दुनिया के ऐसे देश जो कि जीडीपी में 80% योगदान रखते हैं, कुल दुनिया की जीडीपी का 60% आबादी रखते हैं, वो G20 के सदस्य हैं। G20 की हर साल बैठक होती है और इसमें राष्ट्र अध्यक्ष आकर के भागीदारी लेते हैं। 2023 में भारत के अंदर यह बैठक होने वाली है, लेकिन 2022 में इसकी बैठक इंडोनेशिया में होने वाली है, बाली के अंदर होने वाली है। तो हम उस मुद्दे तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि बाइडेन चाहते हैं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से रशिया को बाहर निकाल दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया था तो G8 से उसे बाहर निकाल दिया गया था और G7 बना लिया गया था। बिल्कुल वैसे ही ये कहते हैं कि हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि रशिया को G20 से भी बाहर निकाल दें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी एंट्री ना हो पाए, या फिर ऐसे मुद्दों पर जहां पर कि एक तरह से सहायता की जरूरत है वहां पर उसकी एंट्री ना हो पाए, ऐसा कहना है अमेरिका का। एक बात यहां पर मैं इंपॉर्टेंट आपको याद दिला दूं कि G20 की जो मीटिंग है वो 2023 में भारत में होने जा रही है। अब आप पूछेंगे इसको आप बार बार क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत रशिया के मुद्दे पर, यूक्रेन के मुद्दे पर एकदम तटस्थ रह के काम कर रहा है। उसने अभी तक कोई भी रशिया विरोधी बयान नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं कि G20 का अध्यक्ष वही देश होता है जो इस मीटिंग को आयोजित करता है। इस बार इंडोनेशिया कर रहा है और इंडोनेशिया जो है ना, वो कुछ हद तक रशिया समर्थित है। यूँ समझिए कि वो रशिया के साथ वो नहीं रखता है, एक तरह से नाटो अलाइज नहीं है वो, या फिर यूँ समझिए कि अमेरिका के प्रभाव में रह के काम नहीं करता है, ठीक है। या फिर यूँ समझिए कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था ना, तो GAM, जब भारत के भी नेहरू जी शामिल हुए थे, तब इंडोनेशिया के भी जो राष्ट्र अध्यक्ष थे वो भी नॉन अलाइन मूवमेंट में भागीदारी लिए थे। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि वो कौन से राष्ट्र अध्यक्ष थे इनके जिन्होंने नाम की संरचना की थी, यानी कि नाम का निर्माण किया था। मैं उस कमेंट को जरूर पिन करूंगा, अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा इंडोनेशिया की तरफ से कौन थे। तो अब मैं इस बार को बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर जो नाम की बैठक, माफी चाहूंगा, G20 की जो बैठक है ना, ये होने जा रही है 30 से 31 अक्टूबर 2022 को। अब मजेदार बात सुनिए, यूएस ने G8 से इसको निकाल दिया था कब? 2014 में, जब रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया पर कब्जा किया था। लेकिन साथियों, चाइना ने हाल ही में कहा है कि G20 से हम रशिया को नहीं निकालना चाहते। यानी एक प्रकार से समझिए कि शी जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती जो है वो अब दुनिया के सामने पेरीफेरी पर बन के आ रही है, जिसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि चीन ने कहा है कि वो रशिया के विरोध में G20 से उन्हें नहीं निकालना चाहता। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि इंडोनेशिया में जो रूस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा है चिंता मत करिए, G20 की जब समिट होगी, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, तो पुतिन भाग लेने के लिए उसमें आएंगे। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा साथियों कि जब अक्टूबर में ये मीटिंग होगी, उस समय पर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष और दुनिया भर के तमाम बड़े देश जहां पर उपस्थित होंगे, वहां पर पुतिन भी उस टेबल पर प्रेजेंट होंगे। देखना होगा उससे पहले कितने मामले बिगड़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग कवायद है जो कि उस समय पर शुरू हुई जाएगी। फिलहाल के लिए आपको यदि मैं युद्ध का अपडेट दूं, तो युद्ध के अपडेट के अंदर अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। युद्ध को पूरा 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। 23 मार्च को एक तरह से पूरा 1 महीना पूरा हो चुका है युद्ध का। लेकिन फिलहाल के लिए यूक्रेन के अंदर स्थिति जहां तक हम अभी तक दिखाते आ रहे थे वहीं की वहीं तक है। और रशिया से उम्मीद की जाती है कि वो जो है आने वाले समय में इस युद्ध को समाप्त ना कर पाने की छटपटाहट में कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसकी वजह से स्थितियां विकट हो जाएं, ठीक है ना। तो यूएस टू एक्सपेंड सैंक्शन ऑन रशिया, और कहा कि वो 1 लाख के आसपास जो यूक्रेन के रेफ्यूजी हैं उन्हें स्वीकार करेगा अपने पास रहने के लिए। ये अमेरिका का एक अच्छा बयान है जो सुनने में थोड़ी संतोषप्रद स्थिति देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं, तो यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर बेस्ट एडुकेटर्स की टीम अवेलेबल है यूपीएससी कैटेगरी के अंदर। अगर आप यूपीएससी कैटेगरी में कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे रेफरल कोड के साथ आपको 20% का ऑफ वर्तमान में दिया जा रहा है। 27 तारीख को होने जा रही है एक सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करोड़ों रुपए के उपहार और स्कॉलरशिप से आप भी विजेता बन सकते हैं।
अनअकैडमी पर यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किए हुए बच्चों के लिए एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें देश के दिग्गज इंटरव्यूअर्स आ रहे हैं। वो आपका प्रॉपर तरीके से एक इंटरव्यू पैनल बना करके इंटरव्यू लेंगे। आप उसमें फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में प्रीलिम्स और सीसेट के लिए अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल दाम पर। आइकॉनिक्स जो सब्सक्रिप्शन है हमारा, जिसमें कि आपको एक पर्सनल मेंटरशिप प्लान दिया जाता है यूपीएससी कोर्स के अंदर, प्रॉपर कंटेंट के साथ आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप दी जाती है, आप उसे भी ले सकते हैं। अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट रेट के साथ लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे कि आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें